गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रेमपाल सिंह और हर बार की तरह फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल वो क्वेश्चन है जो आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित, जीएस से संबंधित। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप जिस हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इस सेशन का मकसद ये है कि आपको ये पता लग जाए कि पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस हिसाब से फॉर्मुलेट हो रहे हैं, इजी है, टफ है, मॉडरेट है, तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम यहां शामिल कर रहे हैं। तो आपको किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इस हिसाब से तैयार हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर से स्वागत है आप सभी का। राधे राधे सभी को। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले की क्लास में हमने इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू। अब प्रोटेम स्पीकर भाई लोकसभा में बनाया जाता है। लोकसभा जो होती है ना, लोकसभा, उसमें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है भाई? तो देखो क्या होता है, जब नई नई लोकसभा गठित होती है, यानी कि 2024 का अभी इलेक्शन हुआ आपके सामने, हुआ ना, तो हुआ तो उसमें जो है बीजेपी प्लस जो बीजेपी के सपोर्ट में पार्टी हैं जिनसे मिलकर एक ग्रुप बनता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अभी एनडीए की सरकार चल रही है देश में, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई थी लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा में सीट होती हैं 543 हैं अभी। अब इसमें से 543 डिवाइडेड बाई 2 और उसमें +1 कर दो, दैट मीन्स कम से कम 272 सीट पर विजयी घोषित होनी चाहिए पार्टी अलग अलग एरिया में। 543 में से कम 272 सीट पर बीजेपी इतनी नहीं जीत पाई है, 230 232 के आसपास है, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो इतनी चाहिए। तो बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी का ग्रुप है एनडीए, एनडीए में बीजेपी का समर्थन करने वाली पार्टी शामिल होती हैं। तो हम चिराग पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, है ना, और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष की बात करें, तो इन सब की सीट मिला के 272 प्लस हो गई। ठीक है, तो अब सरकार चल रही है एनडीए की, एनडीए की चल रही है। अब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा का रिजल्ट आया, सरकार का गठन हो गया और लोकसभा का जो पहला सेशन हुआ, लोकसभा में क्या किया गया, अब लोकसभा में न तो कोई स्पीकर है, लोकसभा में कोई अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा में न तो कोई अध्यक्ष है अभी, क्योंकि नई नई लोकसभा बनी है, अध्यक्ष अब बनाएंगे आगे, और न कोई उपाध्यक्ष है, यानी कि न तो कोई स्पीकर है न डेप्यूटी स्पीकर है, और सदस्य सभी आ गए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपनी तरफ से उन्हीं 543 में से, टोटल 543, इसमें अपोजिशन भी शामिल है, तो उन्हीं 543 में से सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को, जो सबसे वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ किसमें, अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर। अनुभव मतलब कौन कितनी बार लोकसभा का मेंबर रह चुका है, जो ज्यादा बार लोकसभा का मेंबर रह चुका है वो सीनियर कहलाएगा। तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है भाई, ये होता है अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति ने इन्हें बनाया है तो ये परमानेंट 5 साल तक स्पीकर बने रहेंगे, नहीं। ये प्रोटेम स्पीकर कुछ ही समय के लिए बनते हैं और ये अपना काम करने के लिए इन्हें एक जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आते हैं। इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो नए नए सदस्य आए हैं, जो 543 सदस्य आए हैं लोकसभा के चुनकर, उनको ओथ दिलाने का काम, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है।
और जब तक लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष का यानी कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होकर नहीं आ जाता, यानी कि लोकसभा अपने लिए स्पीकर चुन लेगी, तब वो स्पीकर यहां आ जाएगा और प्रोटेम स्पीकर हट जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के दो काम हैं। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और फिर ये प्रोटेम स्पीकर सभी लोगों को शपथ दिलाते हैं हाउस की। शपथ दिलाने के बाद फिर लोकसभा हाउस के लिए एक परमानेंट स्पीकर चुनती है। परमानेंट स्पीकर जैसे ही चुन लिया जाता है फिर प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। इसका काम इतना ही होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर, तो ए कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में हाउस को चलाना, क्या यह प्रोटेम स्पीकर का काम है? नहीं, गलत है। बी एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर, सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। जी हां, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद रखना है, सवाल पूछा जाता है और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन चीजों को। बड़े ही अच्छे टॉपिक हैं, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली सवाल बनते हैं इनसे, तो आपको उस लेवल के लिए तैयार रहना है पहले दिन से ही। सवाल अगला देख लेते हैं, आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ लेते हैं एक बार कौन सा सही है। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा, इट हैज अ टर्म ऑफ 5 ईयर, इसका 5 साल का कार्यकाल होता है, ये गलत बात है और गलत बात हम करते नहीं, आपको पता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है। भैया जो चीज परमानेंट है, जो चीज अमर है, व्यक्तियों में कोई अमर है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इतने साल तक जीवित रहेगा? सालों में हम फिक्स कर सकते हैं उसको? हम भगवान की आयु बता सकते हैं क्या? अमर है, तो उनकी कोई आयु नहीं है। राज्यसभा की कोई आयु नहीं होती। 5 साल कैसे बोल दिया बे तुमने? नहीं बोलना चाहिए था, गलत हो गया ये। तीसरा, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो पुराने चलते जाओ और उनकी जगह पे नए आते जाओ। तो राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होता। जैसे लोकसभा हर 5 साल में खाली हो जाता है और दोबारा चुनाव होकर नए सदस्य आते हैं, राज्यसभा कभी खाली नहीं होता। केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य जैसे ही रिटायर हुए तो उन सीटों पे फिर से चुनाव हो जाएंगे। फिर अगले 2 साल में पुराने वाले जो लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। इट्स मेंबर्स शैल नॉट बी लेस देन 25 साल। इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है ये बता रहे हैं कि 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। पर भैया ये गलत बात है और गलत बात हम करते नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, 30 वाला सही होता अगर 30 होता तो। पहला और तीसरा सही है भाई। अब देख लो पहला तीसरा कहां पे दिया है, तो ये सामने ही दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, राज्यों का परिषद। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। एंड राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट हाउस, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, बिकॉज राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट है। ठीक है, याद रहेगा? काहे याद नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए भाई, ऐसे थे कैसे काम चलेगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मनी बिल हैज बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। धन विधेयक, भारतीय संविधान में धन विधेयक का जिक्र, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखो,
आर्टिकल 110 में बताया गया है, आर्टिकल 110 में बताया गया है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। दोनों ही ऑप्शन है, कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं, ये बताने का काम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 लोकसभा स्पीकर का है। तो कौन जिम्मेदार है ये बताने के लिए कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही बताएगा कि कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं। और लोकसभा स्पीकर ने जो निर्णय लिया है तो वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, उसका विरोध कोई नहीं करेगा, अंतिम निर्णय माना जाएगा वो। ठीक है, तो मनी बिल 110 में डिफाइन है। इससे पहले एक आर्टिकल आता है, एक आर्टिकल है आपका, वो है 109। आर्टिकल 109 में कहा गया है कि जो धन विधेयक होगा, धन विधेयक मतलब पैसे से संबंधित बिल, उसे धन विधेयक कहेंगे। तो जो धन विधेयक होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में उसकी शुरुआत होगी, राज्यसभा में नहीं होगी, लोकसभा में शुरुआत होगी। तो आर्टिकल 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को इंट्रोड्यूस हमेशा लोकसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। और आर्टिकल 110 में कहा गया है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये बताने का काम किसका है, लोकसभा स्पीकर का है। एंड दैट विल बी द फाइनल डिसीजन, और लोकसभा अध्यक्ष का वह निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। उसके विरोध में पार्लियामेंट में सदस्य ये नहीं चिल्लाएंगे कि ना 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 झूठ बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने कह दिया तो धन विधेयक हो गया, ऐसे नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया। ठीक है, एक बार जो मैं बोलता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वो लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है ना, आप समझ लो, मैं तो बार बार बोलूंगा भाई, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें तब तक बोलूंगा मैं, मेरा तो काम ही है ये। आगे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देख लेते हैं, नथुला पास, नाथुला पास क्या अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख क्या उत्तराखंड में है, सही, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, सही, पालाघाट केरल में है, सही। तो नाथुला पास, नाथुला पास जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नाथुला जो पास है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी सब सही है। अब इसको मैप पे देख लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको मैप पर नाथुला पास है कहां। नाथुला पास मतलब निकलने की जगह। ठीक है, तो ये देखो नाथुला पास सिक्किम में है और बाकी सब करेक्ट हैं। तो नाथुला पास सिक्किम में है, याद रखना, तो ए सही गलत हो जाएगा। यहां देखो आप, ये है नेपाल, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ये देखिए, ये आपका नेपाल इधर, ठीक है, और इधर है भूटान, ये भूटान, और ये है आपका चाइना। तो ये जो बीच में है आपका, ये जो बीच में रास्ता दिख रहा है, ये वाला रास्ता निकलने वाला, तो ये नाथुला पास है। ठीक है, और ये कहां है, असम में। ठीक है, सिक्किम में, सॉरी, ये कहां है, नाथुला पास सिक्किम में है, ये सिक्किम वाला एरिया है। ठीक है, यहां ये सिक्किम में है नाथुला पास। तो भूटान और नेपाल के बीच में ये निकलने का रास्ता है, इसे पास बोला जाता है, और नाम क्या है इसका, नाथुला पास। क्या नाम है, नाथुला पास। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे, बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, बैरल आइलैंड कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, भूमध्य सागर गलत, अरब सागर गलत, चीन सागर गलत। तो कौन सा सही हो गया, बैरन द्वीप,
बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में है, इसको मैप पर हम देख लेते हैं। बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में है और इसको मैप पर हम देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। द बैरल आइलैंड इज लोकेटेड इन द अंडमान सी, ये इधर अंडमान, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ ईस्ट में 135 किलोमीटर दूर है, ठीक है, याद रखेंगे। और इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया एंड इट फर्स्ट इरप्टेड रिकॉर्डेड इन 1787। तो ये देखो बैरन आइलैंड, ये रहा, ये है बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड जो है ये है बैरन द्वीप, यहां पे है, क्लियर है ना, ठीक है, याद रखेंगे। मैप पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द दांडी मार्च, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च के साथ हुई? निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई? 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखो भाई, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दांडी मार्च से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से हुई है। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से हुई है, याद रखेंगे, इतिहास का प्रश्न है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है जी। ये देखो गांधी जी चल रहे हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसा ही कुछ है ना, गलत हो गया तो सॉरी, है ना। दांडी मार्च, अब भैया गांधी जी ने ना नमक का कानून तोड़ दिया, हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो, जाओ, नमक पे हम टैक्स नहीं देंगे आपको, नमक फ्री का बन रहा है समुद्र में, हम उस पे टैक्स दें आपको, काहे देंगे भाई, पागल थोड़ी ना है, नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, और हम इस लाठी से ही भगाएंगे आपको, ऐसे बोला इन्होंने, हम इस लाठी से ही भगाएंगे आपको, चरखा चला चला के भगाएंगे, ठीक है। तो देखो, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी मार्च साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 से। महात्मा गांधी ने अपनी फेमस दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से की, ठीक है। और 241 माइल तक चले गांधी जी, ठीक, और कहां पहुंचे? गुजरात के दांडी विलेज, गुजरात का जो तटीय गांव है एक दांडी गांव, वहां पे वो पहुंचे, अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली उन्होंने, और 24 दिन चले, और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच गए और वहां पे नमक का कानून तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसी की वजह से फिर सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो दिस मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, इस आंदोलन की शुरुआत ना पूरे भारत में हो गई। अब कोई भी चीज हो, पहले शुरुआत होती है, फिर वो बड़ा रूप लेती है, आगे चल के और लोग उसमें जुड़ते जाते हैं, तो हमने अंग्रेजों की वोट लगा दी, समझ रहे ना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई और ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया, और किस किस की लीडरशिप में? तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में, और सी राजगोपालचारी भी इसमें शामिल थे, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये याद रखना है आपको, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी। अब स्कूल में बच्चों को एकदम रटवा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। अब मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा अहिंसा क्या होता है? तो कोई सामान होता होगा। अब क्या पता, नहीं समझाओगे तो कैसे पता लगेगा, दिखाओ उनको, विजुअली दिखाओ चीजें। आपने रटवा दिया, बोलो गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। अब पुजारी तो मंदिर का भी होता है, तो क्या मंदिर जैसी कोई चीज होती है अहिंसा? समझ रहे हैं, इस तरीके की
बातें कर रहे थे। 17वां प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत की केंद्रीय बैंक है, उसके संदर्भ में बताना है आपको कि आरबीआई का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। कार्य नहीं है, आरबीआई का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो देखो भाई, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का विनियमन, ये तो है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, कर्ज के लेन देन का रेगुलेट करना, और कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी भंडार का संरक्षण करना, कस्टडी करना, ये तो सब है। आरबीआई का काम क्या है? मुद्रा का विनियमन करना है, ऋण का विनियमन करना है, देश में कि कब कितना लोन बांटना है लोगों को, ये भी रेगुलेट आरबीआई करती है ना। करेंसी इशू भी आरबीआई करती है, विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी और प्रबंधन आरबीआई करती है, डॉलर की, है ना। क्या नहीं करती? तो विदेशी व्यापार का विनियमन नहीं करती। अरे भैया, फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने का काम आरबीआई का नहीं है। फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने का काम आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का काम है मनी मार्केट से संबंधित। तो आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आरबीआई मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? हमने पिछली क्लास में भी बात की, 1935 में आरबीआई की स्थापना हो जाती है। ठीक है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर 1937 में जो है कैलकाटा से कहां शिफ्ट किया जाता है? मुंबई शिफ्ट किया जाता है कैलकाटा से। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला सवाल है, द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी। वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कर्ज देती है शॉर्ट टर्म के लिए? कब के लिए? शॉर्ट टर्म, कम अवधि के लिए, तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जो आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों से तब लिया जाता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम समय अवधि के लिए लोन देती है। ठीक है, रेपो रेट। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ। छत्तीसगढ़ किसके साथ कॉमन बॉर्डर नहीं है छत्तीसगढ़ का? बताओ। 19वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर किसके साथ नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बिहार के साथ नहीं मिलता है, उड़ीसा के साथ मिलता है, अरुणाचल, महाराष्ट्र, बिहार के साथ नहीं मिलता। अब देख लेते हैं मैप में इसको। ये रहा छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार यहां पे है। तो छत्तीसगढ़ से बिहार का बॉर्डर नहीं मिलता। ठीक है। अगला, नमस्ते स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ वर्कर। नमस्ते नाम की एक स्कीम चलाई भारत सरकार ने, वो किसके लिए है? तो वो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है, यानी कि जो सफाई कर्मी हैं उनसे संबंधित है नमस्ते स्कीम। जिसमें ये देखो आप, जो शेड्यूल कास्ट के लोग काम करते हैं ये सीवर साफ करने का, तो इनके लिए जो है ये नमस्ते स्कीम भारत सरकार ने चलाई है। तो किसके लिए है? सफाई कर्मियों के लिए है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए और आई होप क्लास पसंद आई होगी। कोई डाउट होता है आपका, कमेंट करके हमें बताइए और क्लास को शेयर करना न भूलिएगा। तो मैं प्रेमपाल सिंह आज के लिए विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।